प्रीवियसली क्लास में जो पढ़ा, प्रीवियसली यानी जो पहले की क्लासों में जो पढ़ा, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, इट मीन्स राजस्थान के भौतिक भाग, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब है राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसमें पाई जाने वाली बड़ी भू आकृतियां, एक लार्ज स्केल पर भू आकृतियां। कौन कौन से भू आकार हैं? भू आकार कहें या भू आकृतियां। भू आकृतियों में बड़े पर्वत, जैसे कि पर्वत या पर्वतमाला, मैदान, पठार, जैसे भारत का अपना प्रायद्वीपीय पठार है, पठार। फिर आ जाएगा जैसे कि मरुस्थल। ये बड़े लार्ज स्केल पर भू आकार या भू आकृतियां होती हैं। राजस्थान का कुछ भू आकृतियों में यही अपने को मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजस्थान की जो भू आकृतियां देखी जाती है, तो राजस्थान को भौतिक विभाजन यानी कि भौतिक विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को या राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, राजस्थान को भौतिक यानी कि भू आकृतियों, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने भाग हैं? तो कि 4 भाग, 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पश्चिमी थार का मरुस्थल, पश्चिमी थार का मरुस्थल। नंबर 2 पर है अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला वही जो विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। उसके बाद है उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। देन है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये बड़ी 4 भू आकृतियां हैं। ये बड़ी राजस्थान की 4 भू आकृतियां, इन्हीं में हमारे पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। अब है पश्चिमी थार का मरुस्थल। अब भू आकृतियों में क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ी पहली बात है कि उसका निर्माण कैसे हुआ, भू आकारों का निर्माण कैसे हुआ। हम जियोलॉजिकल टाइम के आधार पर देखें या भौगोलिक काल के आधार पर देखें तो इन भू आकृतियों का निर्माण की बड़ी प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल रही है। पश्चिमी थार का मरुस्थल ये वही भाग है जो कि हमारा तैतीस सागर का भू अवशेष है। तैतीस सागर कहाँ पर था? जैसे कि अपन देखते हैं हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के जो पहले 2 बड़े भूखंड थे वो पैंजिया और पैंथालासा था। पैंथालासा जो कि अपने आप में जल भाग है। वर्तमान में कितने प्रतिशत जल भाग है पृथ्वी पर? लगभग 71% है। तो ये भी अपने आप में 71% था। ये है पैंजिया। पैंजिया
जो कि वर्तमान ये वही पेंजिया है जो आज वर्तमान में अपन 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का एक महाद्वीप था जिसको अपन सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे या महामहाद्वीप कहते थे, ये है पेंजिया। और वर्तमान में हमारा जो स्थल भाग है वो 29% है, ये भी भाग लगभग 29% था। पर ये भाग था स्थल भाग। क्या था? स्थल भाग। ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा, मतलब आज जैसे कि वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं, स्थल भाग और जल भाग देखे जाते हैं, तो ये पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जो आज के 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों का एक स्थल रूप था जिसको पेंजिया कहा गया। वैगनर की थ्योरी में अपन ने जो पढ़ा पहले से, प्रीवियसली अपन सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वही महाद्वीप है। फिर धीरे धीरे ये महाद्वीप टूटता है, ब्रेक होता है, टूटता है। टूटने के बाद इसके 2 बड़े भाग होते हैं। उत्तरी भाग जो उत्तर में है इसको कहते हैं लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। लॉरेंसिया या क्या कहेंगे, अंगारा लैंड। वही दक्षिणी वाला भाग है गोंडवाना लैंड। संपूर्ण पृथ्वी पर देखें तो इन्हीं 2 बड़े भागों के आज वर्तमान में महाद्वीप स्थित है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के हमारे लगभग उत्तर में है वो सब अंगारा लैंड के भाग हैं, सिर्फ हमारा प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ करके। दूसरा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है वो लगभग जितने भी स्थल खंड हैं वो गोंडवाना लैंड से बिलोंग करते हैं। ये 2 भाग टूटते हैं तो इसके बीच वाला रीजन है, यहाँ पर जो जल भाग है, ये जो पैंथालासा का जो जल है वही जल यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं टैथिस सागर। क्या कहते हैं? टैथिस सागर। ये वही टैथिस सागर है जो आज हमारे वर्तमान की हिमालय पर्वतमाला और दूसरा है थार का मरुस्थल। 2 बड़े भूखंडों का निर्माण इसी टैथिस सागर से हुआ है। 2 बड़े बिग भूखंडों का निर्माण इसी टैथिस सागर से हुआ है। किस प्रकार से होता है कि गोंडवाना लैंड से कोई एक भाग टूट करके आता है। ये टैथिस सागर, कोई भी सागर अपने आप में भू संतति कहलाती है। भू संतति का मतलब ये टैथिस सागर यहाँ पर था, आने वाली सभी नदियाँ, अंगारा लैंड से आने वाली सभी नदियाँ अपना जल यहाँ पर लाती थी और अपने गोंडवाना लैंड से आने वाली सभी नदियाँ अपना जल यहाँ लाके प्रवाहित करती थी। प्रवाहित तो करती थी पर नदियाँ जब भी आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है। वो अवसाद लेयर बाय लेयर में जमता जाता है। प्रत्येक वर्ष में नदी आती है तो प्रत्येक वर्ष में जमता जाता है और ये ही अवसाद अपने आप में जो कहलाता है वो है भूसंतति। क्या है? भूसन्नति या सन्नति। भूसन्नति जिसको अपन कहते हैं जियोसिंक्लाइन। ये वही जियोसिंक्लाइन है जो बहुत सारा प्रत्येक वर्ष ये नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। अब होता ये है कि जैसे कि ये अपन को पता है कि हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो मेजरली सब अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है जो कि एक मैग्मा के ऊपर सब तैर रहे हैं, यानी कि मेंटल के ऊपर सारी प्लेटें क्या कर रही है? तैर रही है। तैरती हुई क्या करती है कि ये जितनी भी प्लेटें 2 बड़े भागों में विभाजित होने के बाद में ये ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और अलग अलग भागों में टूटना प्रारंभ करते हैं जिससे हमारे 7 महाद्वीप बनते हैं। पर हमारा जो दक्षिणी वाला भाग था, कहने का मतलब गोंडवाना लैंड वाला भाग था, गोंडवाना लैंड से हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा टूट करके आता है और वो टूटने के बाद यहाँ की जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, उससे ये वाला स्पेस यहाँ जाके टकराया और टकराने से क्या इस पृथ्वी पर 2 बड़े भूखंडों का निर्माण होता है। पृथ्वी की जो भू आकृति है इसमें बहुत बड़ा बदलाव या चेंजेस देखने को मिलता है। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि ये 2 ठोस भाग कहीं मुलायम भाग को आके टकराते हैं तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पहला परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि अपन कपड़ा लेते हैं और टेबल के ऊपर रखते हैं और इस प्रकार से उनको प्रेस करते हैं,
ठीक है। तो बीच में वलय पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, वलय। जो कमजोर भाग है, कोमल भाग है, वो ऊपर उठ जाएगा। ज़्यादा कंप्रेशन पड़ेगा तो वही अपने आप में जो ये जितना भी जैसे कि जमता जा रहा है तो नीचे की ओर से तो ताप, ऊपर से ये सारा दबाव, इस वजह से ये नीचे वाला टोटल फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है। पर यहाँ से दोनों ओर से इनमें दबाव आने से इन्हीं प्लेटों में वलय पड़ जाता है। तो आज जितनी भी हम पर्वतमालाएं देखें तो वो अपने आप में वलित पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, जिसको अपन वलित कहते हैं या फोल्डेड माउंटेड कहते हैं, वलित पर्वतमाला। दो बड़े बिग पोर्शन है। तो हमारे राजस्थान में जो मुख्य भाग देखते हैं तो इन्हीं भागों से निर्माण होता है, या ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है जिससे हमारे तैतीस सागर से हमारा बड़ा जो निर्माण है वो है एक तो थार के मरुस्थल का। ये पश्चिमी थार का मरुस्थल क्या है, जो भाग जितना ज्यादा ऊपर उठा वो तो बना पर्वत, क्या बना, पर्वत बना। पर जो भाग बहुत कम ऊपर उठे और वहां का पानी वहां से विस्थापित कर गया, वहां का वाटर जो समुद्र में जो तैतीस सागर में खारा जल था वो वहां से विस्थापित कर गया। तो विस्थापित करने से उस जगह जो मिट्टियां थी, आज जैसे कि अपन कभी हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि थार के मरुस्थल में इतने बड़े बड़े रेत के धोरे कहाँ से आए, इतनी लार्ज स्केल में रेत कहाँ से आई। कभी हम सोचते हैं ना कि इतने बड़े सैंड ड्यून, सम के धोरे, इस ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि सूखा समुद्र हो और वो लहरें समुद्रों में जिस प्रकार से लहरें दिखती उसी प्रकार से वो वनस्पति रहित क्षेत्र धोरे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र का व्यू है, सूखा समुद्र है। पर वो रेत कहाँ से आई, वो रेत वहीं से आती है, तैतीस सागर। वो तैतीस सागर है, बहुत सारी नदियों में। ये एक दो दिन का काल नहीं है, हमारा काल, हमारा जीवन काल बहुत शॉर्ट होता है, मानव का जीवन काल बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए मानव को ये अपनी रियल नज़रों से, आज तो हम चलो सैटेलाइट वगैरह हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जिससे हम पीछे की घटनाओं में क्या क्या वो देख सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी देख सकते हैं। पर पहला ऐसा नहीं था। पहले लोग बाग सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव तक उनकी पहुंच हुआ करती थी। तो बड़े लार्ज स्केल पर भी क्या क्या इस पृथ्वी पर बदलाव हुए, वो मानव की आम जीवन की भाषा में कहें या फिर मानव अपने आम जीवन काल में अपने ही तार्किक क्षमता से, ज्ञान से वो इतना बड़ा लॉजिक नहीं लगा सकता था कि भाई ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, किस प्रकार से ये जियोलॉजिकल चेंजेस हुए। पर अब हम देखते हैं कि थार के मरुस्थल में इतने बड़े धोरे कहाँ से आए, वो रेत कहाँ से आई। तो वही है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का ये प्रोसेस है। लाखों और करोड़ों वर्षों का जो प्रोसेस है वही नदियाँ अपने साथ प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे करके लाती है अवसाद, और वो अवसाद जमा होते गए। पहली बात यह है कि पर्वतमालाओं का निर्माण कैसे होता है, जो भाग जितना ज़्यादा ऊपर उठ गया वो तो बन गई पर्वतमाला। पर जैसे कि हमारी इस क्षेत्र वाली भाग को अपन देखते हैं, जैसे कि हम ठीक है, हमारा भारत का मैप देखते हैं, उसी में अपन राजस्थान का मानचित्र भी आ जाएगा अपना। कुछ हमारा भारत कुछ ऐसा है। अब भारत का ये वाला पोर्शन है, अपने आप में देखते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन है वो हिमालय पर्वतमाला है। क्या है यहाँ पर, हिमालय, हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय पर्वतमाला है, फोल्डेड है। अब इसका देखो, इसकी दिशा किस डायरेक्शन में, इसकी दिशा यूं है, यूं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहले अपने आप में कोई जल भाग था। ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, जो अपने आप में एक त्रिकोण आकार में है। ठीक है, यही हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड से आता है और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो टकराता है,
और टकराने से दो बड़े चेंजेस होते हैं कि इस क्षेत्र में जो पहले टैथिस सागर था, यहाँ पर एक हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है, जो कि अपने आप में फोल्ड बनते हैं। फोल्ड का मतलब जैसे पर्वत श्रेणियाँ किस प्रकार से, आप पर्वत श्रेणियाँ देखोगे तो जैसे कि लगभग हमारी जो वृहत हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर हमारा शिवालिक हिमालय, ऊपर देखते हैं तो हमारा ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से श्रेणियां बनती है। जो श्रेणी ज्यादा ऊपर है वृहत हिमालय, वो सबसे पहले बनी, सबसे पहले यही कहीं है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, बहुत बड़ा पर्वत है। इसके साथ नहीं, इसकी ऊंचाई ये है, पर इसके लगभग औसतन इस पर्वतमाला की ऊंचाई अपन देखते हैं, जैसे कि हमारी K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला यहाँ पर है कंचनजंगा, यहाँ है ना, सिक्किम में आती है। तो ये K2 है, ये पर्वतमाला, पर ये सभी ऊंची हिमालय की पर्वतमाला है, वो इसी क्षेत्र में है। तो क्या है, अब जैसे कि सबसे पहली बात तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भूखंड आता है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड कहाँ पर, जैसे कि ये कहाँ से टूट के आता है, हमारा दक्षिणी अफ्रीका का जो मेडागास्कर वाला पोर्शन है, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी भाग में मेडागास्कर वाला क्षेत्र देखते तो वहां से ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय जो पठार है वो टूट करके आता है, और टूटने के बाद यहाँ इस क्षेत्र से वो टकराता है, ये पर्वतमाला बनी। दूसरी वाला ये वाला जो हिस्सा है अपन देखते हैं थार का मरुस्थल है, जो गुजरात वगैरह थोड़ा यहाँ पर अपन पंजाब हरियाणा में भी ये विस्तृत है। इस क्षेत्र में क्या दिखाई देता है कि इस क्षेत्र में ये भाग कम ऊपर उठता है, ऊपर तो ये भी उठता है, यहाँ टैथिस सागर है, यहाँ पर भी बहुत सारे अवशेष हैं, जैसे खारे पानी की झीलें होना, पूरी मिट्टी या मृदा का लवणीय होना, यहाँ पर धोरे होना, ये सारे के सारे टैथिस सागर के भू अवशेष हैं। टैथिस सागर के भू अवशेष हैं, ठीक है, सागर के भू अवशेष हैं। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि यहां पर जो ये मरुस्थल है ये कम ऊपर उठा, इस क्षेत्र के टकराने से ये कम ऊपर उठा, तो इसके ऊपर का जो जल था वो विस्थापित होकर के अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो दो बड़े, इन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो हिंद महासागर की दो बड़ी शाखाओं का निर्माण होता है, क्योंकि ये भाग आके टकराता है, देन ये आकर के ये दो बड़े भूखंड या दो बड़े चेंजेस का परिवर्तन हम देखने को मिलता है। वही है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान वाला ये क्षेत्र है। तो अपन देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला अपने आप में एक प्राचीन पर्वतमाला है, तो यही वो गोंडवाना लैंड की हिस्सा है। अब अपन इन पर्वतमालाओं में इन दो बड़ी भू आकृतियों में अपन देखते हैं, तो भू आकृतियां कौन कौन सी है जो टैथिस सागर से निर्मित हुई है। तो नंबर 1, ये अपने आप में पश्चिमी थार का मरुस्थल है, ये टैथिस सागर का हिस्सा है, टैथिस सागर से निर्मित हुई है। दूसरी है हमारी उत्तरी और पूर्वी मैदानी भाग है, ये भी टैथिस सागर से निर्मित हुई है। निर्मित का मतलब ये है कि उसी टैथिस सागर के बाद में जैसे कि जो मिट्टियां वगैरह आती है, उनसे ये इन्हीं भाग का निर्माण हुआ। हाड़ूती का पठार है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और दूसरा अपन अरावली पर्वतमाला देखते हैं, तो ये भी अपने आप में किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये दो बड़े, और ये विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक आती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और ये क्षेत्र हो गए थे कंप्लीट। इस प्रकार से हमारा थार के मरुस्थल या राजस्थान के भौतिक भागों का निर्माण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान की भू आकृतियां किस प्रकार से हैं।
इस प्रकार से कुछ हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान में देखें तो अरावली पर्वतमाला यहाँ से लेकर के ये भाग पूरा का पूरा अरावली पर्वतमाला का है, ठीक है। फिर अपन ये भाग देखते हैं तो ये हमारा उत्तरी पूर्वी क्या है, मैदानी भाग है, और ये दक्षिणी पठार है। ये थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल यानी कि मरुस्थल ये भाग है पूरा। हाँ, अपना जयपुर इस वाले क्षेत्र में आता है, एक तो पूर्वी और उस मैदानी में आता है, कुछ भाग अरावली के बीच में ही आता है। यहाँ वाला क्षेत्र, ये हमारा जयपुर का क्षेत्र यहाँ, ठीक है। अपन यहाँ देखते हैं ये वाला जो कि राजस्थान का मेजरली पॉइंट 61% से भी प्लस लगभग 61% भाग है जो कि थार का मरुस्थल है। ये हमारे अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। और ये देखते हैं अपन हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये बड़े 4 भूखंड हैं, इन सबको अध्ययन की दृष्टि से अपन ने बांटा है। और दूसरा ये कि ये भौगोलिक भू आकार भी अपने आप में अलग लेवल पर है, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखें। अपन ने फिर थार का मरुस्थल पढ़ा है, थार का मरुस्थल भी कंप्लीट हो गया। थार के मरुस्थल की विशेषताएं, थार के मरुस्थल में अपन ने क्या पढ़ा, थार का मरुस्थल, इसका कहा जाए तो निर्माण, मुख्य योगदान क्या है इसमें, टैथिस सागर, क्या है, टैथिस सागर। टैथिस सागर से ये निर्मित हुआ। टैथिस सागर की बड़ी भू संतति थी, उसी भू संतति से ये हमारा निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल 61%। कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर 61% भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल थार प्रकृति की ओर से अपन देखे जाए तो बिल्कुल विषम कंडीशन है, यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ के लोगों की। पर जब विषम परिस्थितियों में लोगों ने अपने आप के जीवन को किस प्रकार से सम बनाया, उस विषम परिस्थितियों में हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर देखो जितनी भी, जैसे कि आज अपन कहते हैं कि जल को किस प्रकार से उपयोग में लेना चाहिए, जल का बचाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कि वो क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल में जल की जितनी बड़ी संकट है, जहाँ जल को लेकर जितनी बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, आज तो भले वहाँ से ऊपर से गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, और नर्मदा नहर आने से थोड़ा बहुत उस क्षेत्र में आशाएं देखने को मिली है कि अब आने वाले टाइम में जल को लेकर के इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी अपन देखते हैं कि जल को उन लोगों ने किस प्रकार से बचाया है। वहाँ पर लोगों को देखते हैं कि लोग जैसे कि अपने घर पे टांके बनाते हैं, उन्हीं टाँकों से जैसे कि वर्षा 12 महीने में एक बार वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में जब भी वर्षा होती है तो अपने घरों का जो पानी होता है वो उन टाँकों में भरते हैं। किसमें भरते हैं, उन टांकों में भरते, और उसी पानी को पीने के लिए लगभग 12 महीने तक उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, खान पान की व्यवस्थाएं, वहाँ के लोग किस प्रकार से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वहाँ की फल हैं, वहाँ के जो फल क्या, या फिर जिस प्रकार से सब्जियां हैं वो प्रॉपरली बिल्कुल ही उनसे अटैच हैं, वहाँ की झाड़ियाँ हैं, वहाँ के लोगों के रहन सहन के जो घर हैं वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं। और प्रकृति में उन्होंने ये कर दिखाया कि कम संसाधनों में भी हम लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं, कम संसाधनों में भी अपने जीवन को बहुत सुगम बनाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में देखते हैं कितनी भयंकर गर्मी रहती है उस क्षेत्र में। दूसरा, लू का प्रकोप, उसके बावजूद भी वहाँ पर वो लोग आज भी डटे हुए हैं। थार के मरुस्थल के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े विकम परिस्थितियों में, और इसीलिए आज
पूरे भारत भर या विश्व भर में देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग सब जगह बाहर चले गए। बाहर मतलब यही था कि वहाँ के प्रकृति की ओर से विषम परिस्थितियाँ थी, तब वो लोग बाहर गए, और बाहर जाने के बाद में भी आज ये सक्षम क्षेत्र धीरे धीरे अपनी ओर वापस लौट रहा है, उठ रहा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है हमारा। इसको भी अलग अलग वर्षा के आधार पर इनको अलग बांटा गया है। एक तो शुष्क मरुस्थल है, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो कि शुष्क मरुस्थल वो है जहां पर इसको भी अलग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, और जिसमें है मुख्य आधार है वर्षा। क्या है? वर्षा के आधार पर। ठीक है, वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में क्या देखने को मिलता है? वहां पर जो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा है, 25 सेमी इस क्षेत्र में, ये लाइन है। इसके इस वाले क्षेत्र में अपन को देखने को मिलता है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली की उस ओर अपन देखते हैं जिसको अपन अर्ध शुष्क कहते हैं। क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। यहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन प्रदेशों के और भी अलग अलग नाम थे। क्या नाम है इसके? इसको कहते हैं लाठी प्रदेश। क्या कहते हैं? लाठी प्रदेश। और इसको क्या कहते हैं? बांगड़। बांगड़ प्रदेश। ये बांगड़ प्रदेश में आता है जहाँ राजस्थान की अन्य नदियां भी हैं, उनके द्वारा लाया गया ये मैदान। और ये इसी भाग में सबसे ज़्यादा राजस्थान में कृषि होती है। ये तो अपने आप में शुष्क प्रदेश है, सूखा है। सूखे में भी इनको भी दो भागों में बांटा गया। एक तो सैंड ड्यून युक्त है और मुक्त, यानी कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये बड़े दो विभाजन अपने को देखने को मिलते हैं जो कि राजस्थान के हैं। आप लोगों ने ये मैप बना लो एक बार, तुम्हें थोड़ा बहुत इससे और भी लॉजिक मिल जाएगा और आइडियाज मिल जाएगा कितने भागों में हम किस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। फिर इसको भी दो अलग भागों में और बांटते हैं जिसमें बालू का स्तूप युक्त है और बालू का स्तूप मुक्त है। इसको अपन नेक्स्ट ले लेते हैं। नंबर 1 लेते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने इसी को अपन कहते हैं लाठी प्रदेश। लाठी प्रदेश जो कि अपने आप में यहाँ वर्षा का जो देखते हैं 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। ठीक है, अब अपन इस भाग में देखते हैं, इसको भी और दो भागों में बांटा गया क्योंकि इस क्षेत्र में जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है बालू का स्तूप। क्या है? बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप है, इसका मतलब सैंड ड्यून। सैंड ड्यून का मतलब है रेत के टीले या रेत के धोरे। रेत के बड़े टीले हैं या इसको धोरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे या धरियन। ये धोरे हैं, रेत के धोरे। इनके आधार पर तो इनको भी दो भागों में बांटा गया। एक तो बालू का स्तूप युक्त है, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था।
संयुक्त में तो बालू का स्तूप ज्यादा पाई जाती है। और मुक्त में, हाँ, हाँ मैडम। इसको दो भागों में बांटते हैं अपन। नंबर 1 है आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश क्षेत्र का इस मतलब है कि यहाँ पर बालू का स्तूप, यहाँ बालू का के जो धोरे यानी कि रेत के जो टीले हैं, रेत के जो धोरे या टीले हैं वो क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग आकार हैं, वो पवनों की दिशा और वेग के आधार पर हैं। बालू का स्तूपों के आकार या आकृतियां, बालू का स्तूपों के आकार व आकृतियां पवनों की दिशा, ठीक है, दिशा व वेग पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है। अलग अलग आकार है, अलग अलग आकृतियां हैं। वो अलग अलग आकार या आकृतियां किस प्रकार से, वो अपन देखेंगे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं और वो राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि अपने आप में मुख्यतः जैसलमेर वाला रीजन आपको दिखाई देता है। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश, यहाँ ये भूमि अपने आप में पथरीली है। किस प्रकार की भूमि है यहाँ पर, ये पथरीली भूमि है। पथरीली भूमि के यहाँ पर क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र में पत्थर पाए जाते हैं और समतल मैदान भी है, लगभग समतल है। तो इसको अपन एक टर्म है जिसके नाम से जाना जाता है, वो है हममादा। क्या है, हममादा। ये टर्म कई बार पूछा जाता है, हममादा क्या है। हममादा ये है कि जो पश्चिमी रेगिस्तान में जो पथरीली भूमि है उसको हममादा कहते हैं। क्या कहते हैं, हममादा कहते हैं। ये हममादा वाला, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ बालू का स्तूप है मेजरली, ये भी टॉपिक है जहाँ से बालू का स्तूपों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दूसरा अपन देखते हैं कि बालू का स्तूप वाला प्रदेश किस प्रकार से है। तो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, इनकी जो बालू का स्तूप की जो आकृतियां हैं वो पवनों पर निर्भर करती है। आकृतियां किस पर निर्भर करती है, पवनों पर। पवनों पर, पवनों में भी क्या है, पवनों की दिशा क्या है, दिशा, और दिशा के साथ उनका वेग भी होना चाहिए, बिना वेग से थोड़ी बनेगी आकृति। पवनों की दिशा और पवनों का वेग, इसके ऊपर ये बालू का स्तूप। कौन कौन से बालू का स्तूप, पवने घूम,
तो पवनों की दिशा ना, अब जैसे कि अपन कहते हैं कि हाई से है तो ज़्यादा रेत एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ज़्यादा तक रेत है, धोरे वो भी रेत है। अब जैसे कि इन रेतों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसी को अपन कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। एक टर्म आएगी आपने कि रेगिस्तान का मार्च क्या है। रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च। इस मार्च का मतलब क्या है? एक मार्च तो वो जो मंथ महीना होता है, इस मार्च का मतलब है कि अपन देखते हैं ये टर्म अमूमन न्यूज़पेपर में सुनने को मिलती है कि पुलिस द्वारा मार्च किया गया ना, पुलिस ग्रुप द्वारा या सैन्य बलों द्वारा या फिर फोर्सेस द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए मार्च किया जाता है, यही होता है। पर अपन देखते हैं कि रेगिस्तान का मार्च का मतलब है रेगिस्तान का बढ़ना। क्या है? रेगिस्तान का बढ़ना। ये रेगिस्तान का बढ़ना है जिसको अपन रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अब बढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ रेगिस्तान की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। किस प्रकार से बढ़ रहा है? ये पवनों के कारण, ये रेत है, सैंड ड्यून है, वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। जिस जगह पर ये जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो भले कितना भी हरा भरा, फिर वो भी बाद में मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो जलवायु है वो मरुस्थलीय हो जाती है, क्योंकि जो पवने हैं अपने साथ बहुत सारी सैंड यानी कि रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दी जाती है। अपन ने सैंड ड्यून यानी कि बालू का स्तूप पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे बालू का स्तूप? नंबर 1 है बरखान, ठीक है। ये अपने आप में अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार, यानी कि चंद्र के समान होता है पर अर्धचंद्राकार होता है बरखान। नंबर 2, बरखान के बाद में अपन ने जो मरुस्थल जो पढ़ा था वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा है? अनुप्रस्थ। बालू का स्तूप। नंबर 3 पे क्या पढ़ा था? अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा। उसके बाद में क्या पढ़ा? पैराबोलिक, तारानुमा, स्टार, तारानुमा बालू का स्तूप। अब ये तारानुमा क्यों बनते हैं? जिससे कि इन सब में तो क्या है कि पवनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में बहती है, पर यहां पर अपन देखेंगे कि जो अनिश्चित है, अनियमित है, अनियमित पवने हैं। कैसी है? अनियमित पवने हैं, तब जाकर के हमारा तारानुमा बनेगा। उसके बाद क्या पढ़ा था? पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। देन पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये भी लगभग बरखान जैसा ही है, अर्धचंद्राकार, पर इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज है, उसका विपरीत दिशा में ये पाया जाता है। पैराबोलिक के बाद में हमने पढ़ा था एक सीफ है और सब्रकापिस। सीफ है जैसे कि इस बरखान में अपन उसकी आकृति देखेंगे, और दूसरा है 7 नंबर पे है सब्रकापिस। ये कुछ मेजरली 6-7 है जो कि बालू का स्तूप हैं और जो कि पवनों के वेग से या पवनों के कारण ही बने हैं। नंबर 1 अपन देखते हैं पैराबोलिक। जैसे पैराबोलिक का निर्माण किस प्रकार से होता है, या फिर बरखान का निर्माण किस प्रकार से होता है?
बरखान। ये बरखान अपने आप में एक अर्धचंद्राकार है। क्या है इसको? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब है आधा चंद्रमा। क्या है? आधा चंद्रमा। ये वाले दो भाग है। पवना का वेग यूं है, अर्धचंद्रमा। ये रेत उड़ उड़ के इस प्रकार से जाती रहेगी। इस प्रकार से क्या है इसका निर्माण है। ये भाग है। अब ये क्या अपनी ओर से ये आगे की ओर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जो कि अर्धचंद्राकार है। दूसरा अपन देखते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में क्या है कि इसको समकोण पर, यानी कि पवनों की दिशा और जो रेत के धोरे हैं वो अपने एक दूसरे के समकोण होते हैं। कैसे होते हैं? समकोण। समकोण कैसे? 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार से धोरे बनेंगे। ये रेत का टीला या धोरा है, उसके बाद वापस ये खाई के टाइप में आएगा वैली, और ये वापस धोरा, ये वापस खाई। पवनों की दिशा यूं होती है इसमें भी, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से, इसको अपन कहते हैं। ये तो है आपका बरखान। दूसरा है आपका ये है अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ भी कहते हैं इसको। अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य। कंफ्यूजन दोनों में होता है। अनुदैर्ध्य या ये है कि ये समकोण पर काट रही थी, वो समकोण पर न काट करके सीधी पवनों के समानांतर धोरे बनते हैं। बस जैसे कि ये इस प्रकार से धोरे बनते जाएंगे, ये भी धोरा बनता जाएगा, ये भी धोरा बनता जाएगा। पवन इस प्रकार से बहती रहेगी और इनका मार्च इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से बढ़ते हैं। ये है अपने आप में अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य के बाद में आता है वो है आपका तारानुमा। अब जैसे कि या तो समकोण है, ये सीधे हो गए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनुप्रस्थ में समकोण, अनुदैर्ध्य में सीधे। और उसके बाद में जो हमारा तारानुमा आता है, ठीक है, कौन सा नंबर है? 4 नंबर तारानुमा, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टार, ठीक है, स्टार शेप। स्टार शेप में यह है कि यहाँ पवनों की दिशा न समकोण है न समानांतर है, यहाँ पर है वो है आपके अनियमित पवने। अनियमित पवने। अनियमित पवने का मतलब पवन यहाँ से भी आ रही है, पवन यहाँ से भी आ रही है, पवन इस डायरेक्शन में भी आ रही है, पवन इस डायरेक्शन में भी आ रही है। तो क्या बनेगा? एक स्टार शेप में बनेगा। कैसा बनेगा? स्टार, यानी कि तारे जैसा अपने को दिखाई दे रहा भाई साहब। यहाँ इस प्रकार से फिर बीच में ये धोरा, हाँ बेटा एक सेकंड, ठीक है। ये इस प्रकार से ढलान वाले धोरे बन जाएंगे। ये इस प्रकार, दिस इज स्टार शेप। ये एक सैंड ड्यून है, इसमें क्या है? अलग अलग डायरेक्शन से पवने आ रही है, अनियमित तार से आ रही है, तो इसलिए सैंड ड्यून इस प्रकार का बनता है। ये धोरे और ये आकृतियां हैं, और ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेजर टॉपिक है। इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं कि पवनों की अनियमितता से बनने वाले जो धोरे हैं, सैंड ड्यून है, वो कौन से हैं?
अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यहाँ पर पैराबोलिक है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा स्टार शेप, यहाँ पवन तारानुमा। तो हमें इतना होना चाहिए, यदि पवनों के समानांतर हो रहे हैं तो वो कौन से अनुदैर्ध्य है, समकोण पर कौन से हैं तो अनुप्रस्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, पर वो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब वो ऊपर होके ही जाता है हमेशा। ठीक है, प्रत्येक पेपर जैसे एलडीसी के ले लो, एलडीसी से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यहाँ तक के असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पेपर में, नेट तक के पेपर में, सब जगह ही आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक। ये इस यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। फिर है आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब ये बिल्कुल उल्टा बरखान है। पैराबोलिक का ये जस्ट है आपका, पवनों की डायरेक्शन ये है पैराबोलिक। पैराबोलिक सैंड ड्यून, यहाँ पे बालू का स्तूप। ये अपन देखेंगे तो यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जस्ट किसका विपरीत है, बरखान का विपरीत। सीधी सी बात यही अपन को देखनी है यहाँ पर कि इसका टर्म क्या है, कौन सा ऐसा शब्द टर्म पकड़े जो हमारे समझ में आ जाए। तो बरखान का विपरीत, बरखान का विपरीत क्या मतलब हुआ इसका। बरखान क्या था अपने आप में, अर्धचंद्राकार, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में बनेगा। बरखान हमने देखा कि बरखान अपना इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ये आपका बरखान है जो कि अर्धचंद्राकार है, ये है बरखान। पर ये जस्ट इसका विपरीत बनता है जो कि कुछ ऐसा बनेगा। उसमें ये वाले कोने आगे बढ़ रहे थे, इसमें बीच में से आगे बढ़ता है, ये चित्र आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये बरखान का विपरीत होता है, हमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिफ। सिफ क्या है, वही बरखान है, एक आधा बरखान को क्या है, आधा बरखान यानी कि एक भाग, हाँ आधा पैराबोलिक भी कह सकते हैं या फिर आधा, सिर्फ वही है मुड़ा हुआ भाग। पर एक क्या है कि ज्यादा पवनों की वजह से, यहाँ पर अनियमित पवनों की वजह से ये वाला भाग है टूट करके समतल हो जाता है, यहाँ आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्षेत्र है जो कि बन जाएगा, ठीक है। कैसे मुझे पवने तो वो ऊपर नीचे एक समान ही चलती है, पर नीचे अपन को इतने ही कि मिट्टी का घर्षण ज़्यादा होता है तो उसकी वेग कम दिखाई देता है, पर ऊपर है वो बिना वेग किए तो पवने सीधी चलती रहती है। सीधा इनका मतलब यही है कि जो ये वाला भाग है, अब हो सकता है कि यहाँ कोई बीच में इस प्रकार का ऑप्टिकल्स आ जाए तो ये वाला क्षेत्र है कई बार टूट करके समतल हो जाता है, मिट्टी आगे की ओर निकल जाती है। तो कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ एक भाग बसा हुआ है, एक किनारा ये बसा हुआ है, इस आधा चंद्राकार का ये वाला भाग टूट करके गायब हो जाता है। हाँ, पवनों की हवाएं तेज होती है तभी ये सारा सीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर सब्र कपिशा का मतलब यही है जो झाड़ियों के बीच में छोटे छोटे, सर्ब का मतलब तो वही होता है, सर्ब का मतलब झाड़ियां, सर्ब कापिस, इसको नेबखा भी कहते हैं ना। ये क्या होती है कि जैसे छोटी छोटी झाड़ियां, बिल्कुल ये जैसे कि कोई अपने आप में झाड़ियां हैं और झाड़ियों के चारों ओर ये इस प्रकार की रेत आकर के जम जाती है, जो छोटे छोटे सैंड ड्यून होते हैं, बहुत स्मॉल साइज में सैंड ड्यून होते हैं, सब्र कापिस जिनको कहा जाता है, जो कि मरुस्थल में अमूल अपने को देखने को मिलता है। ये तो है भू आकृतियां। हाँ, तो ये तो अपने राजस्थान मरुस्थल में सैंड ड्यून में पाई जाने वाली भू आकृतियां हैं।
फिर दूसरा अपन देखते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त वाला प्रदेश